क्या आपको पता है, आज दुनिया का एक देश धीरे-धीरे समुद्र में समा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो देश डूबने से पहले अपने लोगों और उनके हितों के साथ-साथ अपने पूरे देश को जिंदा रखने के लिए एक अभूतपूर्व, बिल्कुल नया तरीका अपना रहा है, जिसने विश्व की जियोपॉलिटिक्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या कोई देश बिना जमीन के भी जिंदा रह सकता है? ये कोई कहानी नहीं, ना ही किसी साइंस फिक्शन की फिल्म है। ये 21वीं सदी की सबसे कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। एक देश जो मान चुका है कि उसकी जमीन शायद बच नहीं पाएगी। इसलिए उसने फैसला किया कि अब उसका भविष्य और हितों को एक नए तरीके से सुरक्षित किया जाएगा। लेकिन क्या दुनिया पहली बार बिना जमीन वाले देश को स्वीकार करेगी? और क्या अभी भी कोई ऐसा रास्ता बचा है जिससे इस देश के अस्तित्व को बचाया जा सके? यूनाइटेड नेशंस के लिए ये एक चुनौती है कि वो कैसे उस देश को मान्यता देगा जिसकी जमीन और उसकी सीमाएं खत्म हो चुकी हैं। क्या संयुक्त राष्ट्र उसे स्वीकार करेगा? तो क्या भविष्य में कोई नया नियम बनेगा जो ऐसे राष्ट्रों को संरक्षण प्रदान करेगा जिनका अस्तित्व खतरे में है? जैसे प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा एक छोटा सा द्वीपीय देश तुवालू, दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश। क्षेत्रफल इतना कम कि कई बड़े शहर उससे बड़े हैं और आबादी मुश्किल से 12,000 के आसपास। लेकिन आज ये छोटा सा देश पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर रहा है जिसका जवाब अंतर्राष्ट्रीय कानून के पास भी पूरी तरह नहीं है। इस डूबते हुए देश तुवालू की समस्या सिर्फ इतनी नहीं कि समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, बल्कि समस्या ये है कि अगर आने वाले दशकों में तुवालू की जमीन रहने लायक नहीं बची तो क्या तुवालू नाम का देश भी खत्म हो जाएगा? क्या उसके नागरिकों की पहचान समाप्त हो जाएगी? क्या संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता खत्म हो जाएगी? और सबसे बड़ी बात कि उसके समुद्री संसाधनों पर अधिकार किसका होगा? लेकिन अभी असली सवाल बाकी है। आखिर वो कौन से कारण हैं जिसने तुवालू को अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया? इन्हीं सब सवालों का जवाब खोजने के लिए तुवालू ने एक ऐसा कदम उठाया जो आज से पहले कोई देश सोच नहीं सकता है। तुवालू को ये डर किसी युद्ध, आर्थिक संकट से नहीं और ना ही किसी देश के द्वारा आक्रमण से है। उसका वास्तविक डर है समुद्र। समुद्र जिसकी लहरों के साथ साथ ये देश खेलता रहा, लेकिन आज वही लहरें इस देश के जीवन को डुबोने के लिए आतुर हैं। प्रशांत महासागर के बीच बसे तुवालू की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2 मीटर के आसपास है। यानी ऐसी जमीन जहां समुद्र का स्तर थोड़ा सा भी बढ़े तो उसका असर सीधे लोगों के घरों, सड़कों और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने लगता है। जहां पिछले कई दशकों से वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जिस वजह से ध्रुवीय क्षेत्रों और ग्लेशियरों की बर्फ पिघल रही है। साथ ही साथ समुद्र का पानी भी गर्म हो रहा है और उस पानी का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर धीरे धीरे उठ रहा है। समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर बसे देश ये बदलाव शायद ना महसूस करें, लेकिन तुवालू जैसे निचले द्वीपीय देश के लिए हर कुछ सेंटीमीटर का बढ़ता समुद्र भविष्य की एक नई चेतावनी बन जाता है। स्थिति सिर्फ स्थायी जलभराव की नहीं है। ऊंचे ज्वार, समुद्री तूफान और लहरों के साथ आने वाला खारा पानी खेतों तक पहुंचने लगता है। इससे पीने का भूजल भी प्रभावित होता है और खेती करना कठिन होता जाता है। यही वजह है कि दुनिया के कई वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान तुवालू को उन देशों में गिनते हैं जो समुद्र स्तर बढ़ने के प्रभावों के प्रति सबसे अधिक सेंसिटिव हैं। लेकिन यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं कि तुवालू डूबेगा या नहीं। असली सवाल तो ये है कि अगर किसी दिन उसकी जमीन रहने योग्य ना रही तो अंतर्राष्ट्रीय कानून उस देश के साथ क्या करेगा? पैसिफिक ओशन में फैले 9 छोटे छोटे कोरल एटोल द्वीपों का एक देश तुवालू, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई मात्र 2 मीटर है और चौड़ाई तो कुछ जगहों पर केवल
200 से 400 मीटर है, जो इसके एग्जिस्टेंस के लिए चुनौती है। पर इससे भी बड़ी चुनौती है कि जब यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, तब इस पूरे देश के अस्तित्व का क्या होगा? क्या उस दिन तुवालू भी दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा? किसी देश की पहचान उसकी आबादी, सरकार, दूसरे देशों से संबंध और उसकी निर्धारित भूमि से जुड़ी मानी जाती हैं। लेकिन यदि वही भूमि समुद्र में समा जाएगी, तब दुनिया उस देश को किस नज़र से देखेगी? क्या संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता बनी रहेगी? क्या उसके नागरिकों की नागरिकता वैसी ही रहेगी? क्या उसका पासपोर्ट मान्य रहेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, उसके समुद्री क्षेत्र और वहाँ मौजूद संसाधनों पर अधिकार किसका होगा? इन सवालों के स्पष्ट उत्तर आज भी पूरी तरह तय नहीं है। इसलिए तुवालू का संकट केवल एक छोटे द्वीपीय देश का संकट नहीं, ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सामने खड़ा एक नया प्रश्न है। लेकिन तुवालू ने सिर्फ इस संकट को स्वीकार ही नहीं किया, उसने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसकी कल्पना कुछ दशक पहले शायद ही किसी ने की होगी। इसी स्थिति से निपटने के लिए तुवालू ने एक ऐसा विचार दुनिया के सामने रखा जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और तकनीक दोनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन COP27 के दौरान तुवालू ने घोषणा की कि वह अपने देश का एक डिजिटल संस्करण विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। इसका उद्देश्य कोई वर्चुअल टूल बनाना नहीं था, बल्कि अपने राष्ट्रीय एग्जिस्टेंस, हिस्ट्री और पहचान को भविष्य के लिए संरक्षित करना था, वो भी डिजिटली। इस डिजिटल योजना के तहत देश के द्वीपों, सरकारी अभिलेखों, ऐतिहासिक दस्तावेजों, सांस्कृतिक विरासत और सार्वजनिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की परिकल्पना की गई। विचार ये है कि अगर भविष्य में भौतिक परिस्थितियां बदल भी जाएं, तो किसी भी देश की पहचान और उसकी संस्थागत स्मृति सुरक्षित रह सके। लेकिन तुवालू ने सिर्फ डिजिटल संरक्षण की बात नहीं की, उसने अपने नागरिकों के भविष्य को लेकर भी कदम उठाए। इसी दिशा में वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया और तुवालू के बीच फिलिपी यूनियन नामक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत हर वर्ष सीमित संख्या में तुवालू के नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में रहने, काम करने और पढ़ाई करने का अवसर मिल सकता है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच सुरक्षा और जलवायु सहयोग को भी मजबूत करने की बात कही गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह समझौता तुवालू को डिजिटल देश नहीं घोषित करता, लेकिन यह दिखाता है कि तुवालू एक साथ दो मोर्चों पर काम कर रहा है। एक तरफ अपने लोगों का भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश और दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय अस्तित्व को डिजिटल रूप में संरक्षित करने का प्रयास। अगर तुवालू का ये डिजिटल नेशन वाला प्रयोग सफल होता है, तो इसका असर सिर्फ उस तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून, समुद्री सीमाओं और जलवायु संकट से जूझ रहे दर्जनों देशों के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे किरिबाती, मार्शल द्वीप, मालदीव्स तथा कई और कम ऊंचाई वाले द्वीपीय देश जो अपनी जमीन और इसकी सीमाओं के बगैर भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में सफल होंगे या हो सकते हैं। और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भी जटिल हो जाती है। अगर किसी देश की आबादी किसी दूसरे देश में रहने लगे, लेकिन उसकी सरकार, नागरिकता और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बनी रहे, तो क्या उसे पहले की तरह संप्रभु यानी सॉवरेन राष्ट्र माना जाएगा? और अगर उसकी भौतिक भूमि रहने योग्य ही ना रहे, तो क्या उसका समुद्री आर्थिक क्षेत्र, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ कहा जाता है, वो वैध रहेगा? क्योंकि समुद्र के भीतर मौजूद मत्स्य संसाधन, खनिज और अन्य प्राकृतिक संपदाएं अरबों डॉलर का आर्थिक महत्व रखती हैं। और यही कारण है कि तुवालू का मामला केवल जलवायु परिवर्तन का विषय नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून, समुद्री सीमाओं, संप्रभुता और वैश्विक शासन व्यवस्था के भविष्य से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। आने वाले वर्षों में दुनिया को शायद ऐसे नियमों पर विचार करना पड़े जिसकी कल्पना पिछली शताब्दी में नहीं की गई थी। एक डिजिटली संरक्षित देश बगैर किसी जमीन के भी एग्जिस्ट करेगा।
तुवालू का भविष्य क्या होगा, इसका उत्तर आज किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि इस छोटे से द्वीपी देश ने दुनिया को एक ऐसा सवाल दिया है जिसे अब नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। सदियों से किसी भी देश की पहचान उसकी ज़मीन, उसकी सीमाएं और उसके नक्शे से होती रही हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने पहली बार मानव सभ्यता के सामने ये प्रश्न खड़ा कर दिया है कि अगर ज़मीन ही ना रहे तो क्या राष्ट्र भी समाप्त हो जाएगा। तुवालू का डिजिटल संस्करण इस प्रश्न का अंतिम उत्तर नहीं है, लेकिन ये उस दिशा में उठाया गया एक सामूहिक प्रयोग ज़रूर है जो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय कानून, तकनीक और वैश्विक राजनीति तीनों को प्रभावित कर सकता है। शायद भविष्य में किसी देश की ताकत केवल उसकी सेना, उसकी अर्थव्यवस्था या उसके क्षेत्रफल से नहीं मापा जाएगा, बल्कि इस बात से भी कि बदलती दुनिया के साथ वह खुद को कितनी बुद्धिमानी से ढाल पाता है। आज ये कहानी तुवालू की है, लेकिन अगर समुद्र का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो कल ये सवाल किसी और देश के सामने भी खड़ा हो सकता है। इसलिए ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के भविष्य का एक संकेत है। कभी देशों की पहचान नक्शों से होती थी, शायद आने वाले समय में उनकी पहचान यादों, नागरिकों और डिजिटल अस्तित्व से भी होगी। आपके अनुसार अगर किसी देश की जमीन पूरी तरह समाप्त हो जाए तो क्या उसे फिर भी एक संप्रभु राष्ट्र माना जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।